उसने कभी सरकार पर आरोप नहीं लगाया है, मुद्दे उठाए। क्योड़ी क्योड़ी इसलिए होता है, वो मुद्दे उठाता है। एक्सीडेंटल डेथ उनका मुद्दा उठाया। किरोड़ी मुद्दों का बादशाह है, इसलिए उसका कद उसके पद से बहुत बड़ा है। संघ ही सब कुछ है, संघ माइनस भाजपा इज्जत है। या यहाँ पे ऐसे उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है जिससे कि उद्योगपति यहाँ से प्लान करके गुजरात चले जा रहे हैं? जिस दिन यहाँ पर उसे लगेगा कि नहीं, यहाँ उद्योग लगाने से मेरा लाभ है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा न्याय अटल जी बहुत शांत है। मोदी जी कम नहीं, मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर पहले आदमी है। कोई जमाने में 3 आदमियों का नाम आया करता था। जाने वाले चंद्रराज सिंह भी पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कंधे से कंधे मिला के इन्होंने चला और पूरी सरकार के साथ इसका कंट्रोल भी था, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई भ्रष्टाचार का एक उंगली तक का जो है कभी नाम नहीं आया। लेकिन अब हाल फिलहाल जैसी ये जो सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप आ रहे हैं कि खुद पार्टी के कद्दावर नेता करोड़ी मल मीणा वो लगा रहे हैं। ऐसे में हमसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि करोड़ी लाल मीणा हो रही है और ये भ्रष्टाचार किस वजह से है, किस मुद्दे पे है। आइए हम उनसे बात करते हैं, चंद्रराज सिंह जी से। पहले मैं जरा अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर जरा फ्रेम दिखाइए। ये चंद्रराज सिंह जी की शख्सियत है, इसमें ये सारे जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और भी जो राजस्थान के जो जाट नेता हैं, जो सबसे बड़े जाट नेता हैं, उनका भी जो है आप ये देख रहे हैं फ्रेम में। आइए अब हम बात करते हैं। सिंह जी पहले तो ये बताइए, जो मीणा हो रही है और ये भ्रष्टाचार का आखिर क्या है, इसको समझ में ही है। ये एक आदमी की खुददारी की परीक्षा है जी। जब मीणा ने कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाए, उन सवालों की ताकत पर कांग्रेस को सरकार से जाना पड़ा। तो भ्रष्टाचार इस सरकार में भी होगा तो बर्दाश्त कैसे करेगा। उसने कभी सरकार पर आरोप नहीं लगाया है, मुद्दे उठाए। क्योड़ी क्योड़ी इसलिए होता है, वो मुद्दे उठाता है, व्यक्तिगत मुद्दे उठाता ही नहीं है। उसने आज तक किसी सरकार की आलोचना नहीं की, मुख्यमंत्री के बारे में एक शब्द नहीं कहा, पार्टी के बारे में एक शब्द उठाया तो बच्चों की परीक्षा में हुए पेपर लीक का मुद्दा उठाया, ASI परीक्षा का मुद्दा उठाया, हुए घोर हत्याकांड का जगह जगह एक्सीडेंटल डेथ उनका मुद्दा उठाया। किरोड़ी मुद्दों का बादशाह है, इसलिए उसका कद उसके पद से बहुत बड़ा है। उसके केवल मंत्री पद पर आंकड़ा ये उसके साथ अन्याय होगा। किरोड़ी एक व्यक्तित्व है। मैं जब भी बोलता हूँ यही बोलता हूँ, पद का महत्व गौण होता है, पद का महत्व बड़ा होता है, तो ये किरोड़ी लाल पर भी लागू होता है, ये हर एक पर लागू होता है। इसलिए किरोड़ी इसलिए है कि किरोड़ी जंग करता है। वह संघर्ष का सिपाही नहीं, सिपाही सालार है। वो भ्रष्टाचार से लड़ता है, दुकानतेगा से लड़ता है, अन्याय से लड़ता है। इसलिए वो आदमी जो संघर्ष करता है तो उसी के नाम की चर्चा होती है। कल को तो आप ये कहेंगे कि युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की चर्चा क्यों होती है, क्योंकि लड़ा था, सरेंडर कर देता तो चर्चा नहीं होती। मैं कहता हूं किरोड़ी का तो गर्व मानना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उसके दमन में किरोड़ी जैसे व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किसी का लिहाज नहीं रखते, पार्टी का नहीं रखते, केवल सिद्धांतों का रखते हैं। किरोड़ी ने कभी सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की, इसलिए किरोड़ी होगा। और कोई दूसरा किरोड़ी के लायक है तो लाइए ना। अभी एक मामला और भी चल रहा है, वो मामला ये है कि राजस्थान में जो खनन का जो काम चल रहा है ये बाहर के लोगों को मिल रहा है, जबकि ये राजस्थान जो है खनन का पूरा, जिसमें रेता बजरी और जिस पहाड़ के हैं, ये बहुत संपदा करने वाला एक राज्य है। लेकिन ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। इसमें भी जो है अपने अपने को कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। इसके बारे में क्या कहते हैं? हम क्या कह सकते हैं, जो गलत है वो गलत है, रोकना सरकार का काम है। आपने सावधान किया, धन्यवाद। हम भी कहेंगे यहां बजरी का जितना बड़ा कांड हुआ है बिशनपुर के अंदर, गाद निकालने की आड़ में अरबों रुपए की बजरी बिक गई, कौन जिम्मेदार है? NGT ने एक बार फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, पर इस बात की खुशी है अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस रोक लगा दी। बहुत बड़ा कांड है ये। 8 करोड़ रुपए रोज की बजरी बिकी, कौन बोला?
किरोड़ीलाल मीणा बोला, सरकार क्यों नहीं बोली? सरकार का कर्तव्य नहीं था क्या? पर सरकार भी कर रही है। सरकार की भावना गलत तो ये मैं नहीं कहता, सरकार अपने ढंग से कर रही है। ये मामला उठना चाहिए, माइंस का मामला उठना चाहिए, हर प्रकार के भ्रष्टाचार को उठना चाहिए। मिनरल का जितना लाभ राजस्थान वासियों को मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। अब प्राकृतिक संपदा है उसका लाभ मिलना चाहिए। प्रकृति पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों को होता है, इस बात को भी कहना चाहिए। आप इसे उठाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। भाजपा और संघ ये दो एक है, लेकिन फिर भी जो है आज हम जो कोई बात करते हैं कुछ भी करते हैं तो संघ को दरकिनार कर दिया जाता है। नहीं, क्यों? ऐसा हो ही नहीं। 2024 में ऐसा ही हुआ था जिसकी वजह से सीट यूपी में घट गई। ये बात सही है आपका कहना, मैं इससे कोई इनकार नहीं करता हूं। सवाल यह है कि भाजपा है क्या? भाजपा तो संघ की संतान है। अगर कोई बेटा सपूत निकलता है तो बहुत बढ़िया है, अगर उसके कुछ काम गलत होते हैं तो बाप को उसे डांटने का अधिकार है। संघ की संतान है भारतीय जनता पार्टी। अभी भारतीय जनता पार्टी की अपनी संतान कहां पैदा हुई है? ये संघ है जो सनातन सिखाता है, ये संघ है जो धर्म सिखाता है, ये संघ है जो हिंदुत्व सिखाता है, ये संघ है जो राष्ट्रवाद सिखाता है, ये संघ है जो सेना का सम्मान सिखाता है, ये संघ है जो बॉर्डर की रक्षा सिखाता है, ये संघ है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सिखाता है। इस संघ की ताकत पर जो नरेंद्र मोदी आज तक जो कर पाए संघ की ताकत पर करवाए। अब संघ में भी कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं, कुछ गलत भी आ जाते हैं, तो संघ परिश्रम के बाद उन्हें हटा भी देता है। इसलिए संघ की जितनी प्रशंसा की जाए, संघ को जितना श्रेय दिया जाए, संघ को जितना मान दिया जाए वो कम। तो आप मोदी साहब को ये कहना चाहते हैं कि अगर संघ का आपने अनदेखी करी तो 2024 में जैसे आपने कर दी थी और यूपी में बहुत बुरी हालत रही, और दूसरी जो पार्टियां हैं वो उन्होंने भी एक एजेंडा सेट कर दिया था कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है? मैं तो कहता हूं अगर संघ का अपमान होता है तो हिंदुस्तान खतरे में है। संविधान तो हिंदुस्तान की सरकार का एक पार्ट है, हिंदुस्तान की जनता की भावना है, और संघ तो पूरी जनता है, संघ तो पूरा हिंदुस्तान है। संघ नहीं है तो क्या है? मोदी ने कभी संघ की अवहेलना नहीं की, उन लोगों ने गलतफहमी करवा दी होगी। मोदी के दिल में आज भी संघ है, मोदी के हृदय में आज भी हिंदुत्व है। जिसके हृदय में हिंदुत्व है, जिसके हृदय में सनातन है, जिसके हृदय में रामायण महाभारत का सम्मान है, वो हिंदू ही असली भाजपाई है। और वो असली भाजपाई केवल संघ दे सकता है। संघ के कारण ही तो देश इतना बड़ा है, संघ के कारण ही देश का सम्मान हुआ है, संघ के कारण ही आज 15 साल से मोदी जी इस देश को सब कुछ दे रहे हैं। कौन आदमी ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का जो संघ की देन नहीं है? क्या अटल जी संघ की देन नहीं थे? क्या भगत सिंह संघ की देन नहीं थे? सब संघ की देन थे। मैं संघ में नहीं था, कभी संघ में नहीं रहा। मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, मध्य प्रदेश का प्रभारी था, यहाँ हरदेव जोशी गवर्नमेंट में कैबिनेट रैंक पर था, और तब भी मैंने कांग्रेस में होते हुए केवल संघ की बात का प्रशंसा की। मैं हरदेव जोशी और कमलापति त्रिपाठी के साथ रहा, कांग्रेस में होते हुए मैंने संघ की हर भावना का सम्मान किया, आज भी करता हूं। अगर कभी मुझसे पूछा जाएगा क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ में से किसके साथ काम करना पसंद करोगे, तो एक लाइन का जवाब होगा, मेरी प्राथमिकता संघ है। संघ ही सब कुछ है, संघ माइनस भाजपा इज नथिंग। लेकिन ये एलओपी जो है हमारे, वो ये कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि संघ की तुलना आईएसएस से तुलना करते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? कमाल आदमी हो आप किसी तुलना करते हो? आपका मुकाबला करिए। मूर्ख लोग मूर्खता की तुलना करते हैं, बुद्धिमान लोग बुद्धिमान से करते हैं। ये कोई देश नहीं चलता है क्या? इसने किसी को कभी नुकसान किया है क्या? एक बार जब डब्बा जला दिया गया था तो संघ ने एक्शन लिया, लेना भी चाहिए। जो अपनी मातृभूमि और यहाँ पर रहने वाले लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है, कोई आरोप लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संघ देश की भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। संघ बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस की आत्मा का प्रतीक है। संघ क्या नहीं है? आज जब लड़ाई हुई थी बॉर्डर के ऊपर, सिपाहियों की जरूरत पड़ी, ट्रकों की जरूरत पड़ी, 2000 ट्रक एक दिन में भेज दिए संघ ने। जब वहां पर अकाल पड़ा था, वो अतिवृष्टि हुई थी, और जूनागढ़ के अंदर संघ ने क्या नहीं किया? देश के हर संकट का संघ खड़ा होता है, राष्ट्र के हर संकट का संघ खड़ा होता है। लोगों ने मुझे कहा आप संघ में जाओगे तो पत्नी में पद को समझता ही नहीं होगी। मैं सब पदों पर रह चुका हूँ, वो पूरा मरूंगा जब तक रहूंगा, उस पर से तो मुझे कोई हटा नहीं सकता। आदमी मेरी 80 साल की उम्र है, 60 साल से मैं राजनीति में हूँ।
आज के जो नेता है ये तो पैदा ही नहीं हुए थे। यहाँ के मुख्यमंत्री जिस दिन बद्रीनाथ जी का जन्म हुआ उस दिन स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर महारानी गायत्री देवी का सलाहकार था, महाराणा लक्ष्मण सिंह का सलाहकार था। उस समय स्वतंत्र पार्टी के 74 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और भाजपा का अकेला एक जनसंख्या आदमी था। बाद में जब श्री राजगोपालाचारी की मृत्यु हुई तो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हो गया। इसका संघ का रोल है, संघ का बहुत बड़ा रोल है। संघ नहीं होता तो एकता नहीं होती है, संघ नहीं तो हिंदू एक नहीं होता है। आज कुंभ की सफलता के पीछे भी संघ का बहुत बड़ा योगदान है, राम मंदिर के पीछे संघ का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं तो कट्टर हिंदू हूं, मगर उसके पहले मैं कट्टर संघिष्ट हूं। मुझे बच्चे ही नहीं, देने की औकात होनी चाहिए पर लेने वाले की इच्छा भी तो होनी चाहिए। एक ज्वलंत मुद्दा है जैन समाज का। एक समय शिखर में जो है जैन समाज के साथ कुछ अन्याय हुआ था और उस बारे में भी आपका क्या कहना है? बहुत बुरा हुआ नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरे प्रधानमंत्री भी हैं, मेरे नेता, मेरे नेता भगवान शंकर के आप भी भक्त हो, मैं भी भक्त हूं, हम सब संघ की विचारधारा को मानते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री हो, तेलंगाना सरकार को आप बाउंड करो कि जैनों के साथ घोर अन्याय नहीं होना चाहिए। केसरिया जी में हुआ तो गुलाब सिंह कटारिया हम लोग सबको संघर्ष करना पड़ा। इसके पहले गिरनार में हुआ, अब समय शिखर जाने पर हो गया। अरे आपने जाकर के विद्यासागर जी के पांव छुए, इससे हम राजी नहीं होते हैं। आप हमारे साधुओं का सम्मान करते हो, इससे हमें प्रसन्नता तो होती है, गर्व होता है, मगर हम संतुष्ट नहीं है। आप जैनों को सुरक्षा दो, उनके मंदिरों को सुरक्षा दो, उनके साधुओं को सुरक्षा दो, उनकी यात्राओं को सुरक्षा दो, उनके साथियों को सुरक्षा, ये आपका कर्तव्य है। ये सब करोगे तब जैनों के दिल में मोदी 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 होगा, वरना केवल साधुओं की चरण पकड़ने से, साधुओं की जय जयकार बोलने से जैन समाज आपके प्रति कभी संवेदनशील और समर्पित नहीं रहेगा। आप भी जैन समाज से आते हैं और जैन समाज आरक्षण के लिए भी कुछ कहना चाहता है, उनकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा आरक्षण? जैन सारा हिंदुस्तान जैनों के सिद्धांतों को मानता है। क्या आप नहीं मानते? नहीं, हम भी महावीर जैन विश्व नहीं मानता। पंचशील का सिद्धांत तो जैनों की देन है। जैन सिद्धांत है, जैन एक प्रतीक्षा है, जैन एक नीति है। ये जैन में सारा देश हो जाए तो झगड़े ही मिट जाए। जैन अहिंसा का पुजारी है, जैन हमेशा त्याग का पुजारी है, सभ्यता का ग्राहक है, वो अपने नवकार मंत्र का ग्राहक है, मगर फिर भी वो हर धर्म की पूजा करता है। मेरे जैन मंदिर में महादेव की 3 मूर्तियां लगी है। मैं महादेव का भक्त हूँ, वो मेरे इष्ट है, मगर धर्म मेरा जैन है। मैं इतना चाहता हूँ जैनों के साथ न्याय होना चाहिए। और मोदी आपके रहते अगर जैन और जैन श्रवण कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है तो ये बड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि आपके अलावा कोई जैनों के साथ न्याय कर दे इसकी मुझे अपेक्षा नहीं है। नहीं, आरक्षण के हम कह रहे हैं जैन भी आरक्षण के हकदार हैं या नहीं है? आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण गरीबी का मुद्दा है। नहीं, ये नौकरी मैं नहीं मानता जाति विशेष का मुद्दा है। अच्छा, वैसे जैनों को क्या, जैन नौकरी देने वाला ज्यादा है, लेने वाला कम है। काय का आरक्षण है? मेरे गुरु कहते हैं संगराज जी, जैन बनो, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। मैं उस सिद्धांत को मानता हूँ। ये जैनों को कोई, जैन इतना ज्यादा समान, इतना व्यापार उद्योग में लगा हुआ है, हिंदुस्तान की सारी आर्थिक स्थिति का आधार जैन समाज है। इस बात को मोदी जी को समझना होगा। राजस्थान में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो नहीं आ रही है, क्या कारण है? क्या उद्योगपति यहाँ से जा रहे हैं या यहाँ पे ऐसा उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है जिससे कि उद्योगपति यहाँ से पलायन करके गुजरात चले जा रहे हैं? गुजरात और महाराष्ट्र में जो उद्योगपतियों का सम्मान है वो भारत में, राजस्थान में नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, आंदोलनों से, समाज से और नीतियों से और लोगों की भीड़ इकट्ठी करने से या सम्मेलन बुलाने से उद्योगपति नहीं आता है। उद्योगपति जब आता है जब उसे लगता है कि मेरा उद्योग सुरक्षित है। राजस्थान का आदमी आज पूरे विश्व में उद्योगों में बहुत आगे है, तो वहां का नफा देखता है? नहीं देखता है। जिस दिन यहाँ पर उसे लगेगा कि नहीं, यहाँ उद्योग लगाने से मेरा लाभ है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा न्याय सुरक्षित है, मेरा व्यापार सुरक्षित है, मैं 5 पैसे कमाऊंगा, तो यहाँ भी हो जाएगा। इस वातावरण को पैदा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। केवल श्रेयस्थान करने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, उद्योगपति वहां आता जहाँ व्यक्तिगत संबंध होते हैं। भीलवाड़ा के अंदर जुंझुनवाला का उद्योग आया,
क्योंकि उसकी हरदीप जोशी के साथ व्यक्तिगत संबंध थे। बांसवाड़ा में उद्योग लगा क्योंकि माई डैम के साथ हरदीप जोशी के साथ भेजे। जब तक उद्योग लाने वाले के व्यक्तिगत संबंध नहीं होंगे, केवल नाटक और नौटंकी से उद्योग नहीं आएंगे। जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप मुझे दीजिए, मैं लिया तो 50 उद्योग, एक दिन का काम है। आपको उद्योगपति को बताना पड़ेगा कि आप गुजरात और महाराष्ट्र में जाके कमा रहे हो, लो हम आपको सुविधा देते हैं, आप यहां भी कमाओ, तब वो तय करेगा कि मुझे कहाँ जाना है। जब उसे यहाँ कमाई का मिलता ही नहीं है, हर अफसर उसकी आवाज फाड़ के देखता है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का तरीका ही गलत है, उद्योगपति का सम्मान है ही नहीं। ये छोटे मोटे अफसर आ जाते हैं, खुदा समझते हैं, जो आदमी साल के 100 करोड़ कमाता है उसके लिए आईएएस की वैल्यू क्या होगी, और आईएएस समझता है वो आगे मेरी चौकट पर मेरी हाजिरी भरे, नहीं भरेगा। अगर आपको उद्योग लाना है तो आपको आपके अफसर और मंत्रियों को उद्योगपति की चौखट पर जाकर के उनको संतुष्ट करना होगा, तो वो यह उद्योग लगाएंगे। सिंघवी साहब, एक प्रश्न और है कि राजनीतिक में एक सुगबुगाहट फैली थी कि चंद्रराज सिंह जी को एक बहुत बड़ा पद देके वो गवर्नर तक की बात आई थी, ये आगे भी चली और कहाँ रुक गई, ये तो हम मैं इस बात में जाता ही नहीं। मैं व्यक्तित्व का ऋणी हूं, पद का नहीं हूं। पद तो पांड्या जी को मिला था राज्यपाल का, कोई नाम है कहीं, सच्चा है कहीं? पद को मैं मानता ही नहीं। पार्टी जो उत्तराधिकार देगी कर देंगे। जाके भीख मांगना और जाकर के रिक्वेस्ट करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, जबकि आपके डिजर्व करते थे, क्योंकि आपने एक बार मोदी सरकार को गुजरात में बचाया भी है। जब उमा भारती जी अगर वो खड़ी हो जाती और वहां से जो थे कम से कम 10-20 एमएलए तो ले आते, आराम से लाती। मोदी जी ने बुला के कहा था, फिर मैं अशोक सिंघल के पास गया और उमा भारती जी ने विड्रॉ किया इस शर्त पर कि जब मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो उमा भारती मंत्रिमंडल में आएगी, और वो आई। मोदी जी ने वादा निभाया। उसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी पर आक्रमण किया, तब मोदी जी ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि आप इस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो, ये आपका मुख्यमंत्री कितना गलत बोलता है मेरे लिए। तो मैंने कहा आगे से नहीं बोलेगा। तब मैंने कहा नीतीश कुमार एक बात का जवाब दे, तो बार बार कहता मोदी टोपी नहीं पहनता है, एक बार गुलाम नबी से पूछ वो जरूर क्यों नहीं पहनता है। 7 दिनों तक वो मेरे चैनल में चला, तो मुझे राष्ट्रीय जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव से नीतीश कुमार ने हटवा दिया, पर मुझे कोई इंकित भी इसकी परवाह नहीं की। मैं पद से अपने आप को नापता ही नहीं। मैं 14 साल का भारत के राष्ट्रपति के साथ बोला हूं, मैं संतुष्ट हूं। आपने कहा गवर्नर क्या होता है? जो गवर्नर की सुख सुविधाएं हैं वो ईगो तो होता है, पर मैं ईगो का आदमी नहीं हूं। मैं तो सेवक हूं, जनता के बीच जाता हूं। आप मेरा ये चैनल चला दीजिए, देखिए आप कितनी रीडिंग आती है, कितने लोगों के कमेंट आते, यही है। पद से कुछ भी नहीं होता है। गवर्नर भी है वो उतर जाते हैं, बन जाते हैं, मिट जाते हैं। वीपी सिंह थे ना पंजाब के गवर्नर, आज वो घर ही बैठे हैं ना। पद से मुझे बता दो, मेरे कर्म से, मेरे चरित्र से, मेरी कर्तव्य से, मेरी सेवा से, मेरी हिम्मत से, मेरे साहस से, मेरे त्याग से, मेरे बलिदान से और मेरी मित्रता निभाने की ताकत से मुझको नापो। आज सारी दुनिया जानती है कि किरोड़ीलाल जी मेरा संघर्ष कर रहे हैं, मैं अंतिम दिन तक उनके साथ। मैं आपका साथ देखता तो होता क्या ही, सवाल ही पैदा नहीं होता है। किरोड़ी आदमी के साथ रहना ही अपने आप में गर्व की बात है। किरोड़ी के साथ रहने में मेरा स्वाभिमान बढ़ता है, इसलिए उनके साथ। एक आपकी पर्सनल ओपिनियन कि आप जाट नेता किसे ज्यादा बड़ा मानते हैं, नाथुराम मिर्जा जी को या जो अभी हमारे करंट में उपराष्ट्रपति है धनखड़? बच्चा है साहब, कहा नाथुराम मिर्जा का कर्तव्य है। हमारे नाथुराम की रथ यात्रा के पीछे धनखड़ साहब जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। राजो भारत के उपराष्ट्रपति है, जाटों के सबसे बड़ी पद पर बैठे हैं, उनको सलाम करना हमारा कर्तव्य है। हम उस पद को सलाम तो करते हैं पर कद को नहीं करते। अच्छा है, धनखड़ बहुत समझदार, बड़ा अच्छा वकील, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, मेरे छोटे भाई की निजी मित्र की तरह रहे। मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जो नाथुराम का खत था, वो खत तो जाटों में देवीलाल का था, चरण सिंह चौधरी का था, तीसरे नंबर पर नाथुराम मिर्जा का था। नाथुराम मिर्जा एकमात्र आदमी पार्लियामेंट का तब चुनाव जीता था जो हिंदुस्तान सारे में एक ही एमपी चुनाव जीता था, इंदिरा के वक्त की याद है आपको को देखना, तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। मैं नाथुराम जी का अनन्य साथी रहा हूं, आज भी हूं। मुझे जिंदगी में 3-4 बातों पे गर्व है, तो नाथुराम मिर्जा का साथी होने पर भी गर्व है। शरद यादव का मैं नंबर 2 रहा, किसी त्यागी के साथ बराबर रहा। मुझे उसका अच्छे आदमियों के साथ जो रहे हो वो आपकी अच्छी स्थिति को जिंदा रखता है। आदमी को हमेशा अपनी अच्छी स्थिति को जिंदा रखना चाहिए, बुरी स्थिति को भूल जाना चाहिए। आप अच्छा प्रधानमंत्री भाजपा में किसे मानते हैं? भाजपा में तो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो जी बहुत ही अच्छे थे। भाजपा का प्रधानमंत्री एक पद है,
पार्टी से क्या लेन देन है? पार्टी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत तगड़ी थी, बांग्लादेश बना दिया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश का निर्माण किया। लाल बहादुर शास्त्री ने ईमानदारी का निर्माण किया। अटल जी ने तो हिंदुत्व का निर्माण किया, राष्ट्रवाद का निर्माण किया। अटल जी बहुत महान थे। मोदी जी कम नहीं है। मोदी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर पहले आदमी है। कोई जमाने में 3 आदमियों का नाम आया करता था, खुर्शेव, कैनेडी और नेहरू। ये तीनों विश्व की राजनीति को नियंत्रित करते थे। आज मोदी करते हैं। मोदी एक महान प्रधानमंत्री है। अटल जी बहुत ही महान प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी महान प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री वो होता है जो जिसकी रगों में देश के प्रति आकर्षण एक कण में छाया रहता है। कल एक दिल्ली के जंतर मंतर में वक्फ बिल को लेकर के बहुत बड़ा प्रदर्शन का, जिसमें अपोजिशन वाले ने जो है हद तक गए कि भी मुसलमानों का जो हक छीना जा रहा है और ये वक्फ बिल अगर ये पास, हालांकि वक्फ बिल लोकसभा से पारित हो चुका है, उसके बाद जेपीसी में गया है। जेपीसी में अगर आपको कोई आपत्ति थी वहां तो आप बिल्कुल खड़े नहीं हुए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में जो मिल रहा है उससे संतोष करो। एक लाइन में जवाब दे दिया। हिंदुस्तान में आपको जो मिल रहा है उससे संतोष करो, और पाकिस्तान में जो हिंदुओं की दुर्गति है उसको याद करो। उसके बाद अगर बोलने लायक कोई बात है तो औकात है तो बोलो, वरना तब तक मत बोलो। इस देश का मुसलमान राष्ट्रपति हो चुका, इस देश का प्रधान बड़ा बड़ा आदमी बड़ी मंत्रियों पर रहा, कैबिनेट में आ चुका। क्या चाहिए आपको? वक्त को लेकर के बैठे हो। क्या मुसलमानों को अधिकार नहीं मिला है? सम्मान नहीं मिला है? सत्ता नहीं मिली है? झूठा लगाता रहे। ये कांग्रेस आग लगाती है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल कहता है कांग्रेस अपने कर्मों से खुद ही मर जाएगी। हनुमान सही बात कहता है। कांग्रेस ने कहा कांग्रेस देश की बात क्यों नहीं करती है? राष्ट्र आज विलियम, वो जो हमारी एक क्या सुनीता विलियम आई है, बधाई देना चाहिए। मैं देता हूं उनको बधाई। बड़ा महान काम किया। हर महान काम की तारीफ नहीं करते। सिपाही बलिदान होते तो आज कन्ना देने नहीं जाते, उसकी जय जयकार नहीं करते। केवल वक्त बोर्ड को लेकर के बैठे हो। तुम्हारी देशभक्ति पृष्ठवादिकता के चिन्ह में अपने कर्म तो तुम खड़ी करते हो। तुम्हें जो मिल रहा है उस पर संतोष करो। नागपुर में जो हुआ, सोमवार को बड़े दंगे हुए और गाड़ियां जला दी गई, पत्थरबाजी हुई, घरों में भी आग लगाने की पूरी कोशिश की। हमने कल वो फुटेज भी देखे जो पुलिस ने दिखाए थे, और पुलिस कर्मियों को भी जो है घायल हुए हैं। उसमें जो है डीसीपी स्तर के भी नेता जो थे वो पुलिस वाले थे, वो भी घायल थे। तो ये जो है ये संयोग है या प्रयोग है? ये तो षड्यंत्र है, न सदयोग है न पदयोग है, षड्यंत्र है। हिंदुत्व को चुनौती देने का ये बड़ा विकृत प्रयास है। कड़ाई से ऐसे प्रयास को दबा देना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आजाद कश्मीर के किनारे पर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो दबा दिया जाना चाहिए। जहां देश पर रह करके देशभक्तों पर आक्रमण करने के साजिश हो, दबा देना चाहिए। कोई नाराज है तो हो जाए। इस मामले के अंदर मैं सारे मुख्यमंत्रियों के अंदर, इसीलिए मैं यूपी मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता हूं। ये कोई तरीका है क्या? आपको इस देश पर जो मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, जो जगह मिल रही है, जो हिस्सा मिल रहा है, जो पद मिल रहे हैं, कम है क्या? मगर इसके बावजूद आप हिंदुत्व को चैलेंज करने के लिए मुक्तपूर्ण प्रयास करोगे तो गोलियां भी चलेगी और आक्रमण भी होंगे और प्रतिशोध भी होगा।